ओके, तो यहाँ पे देखते हैं UPPCL AE का पेपर है ये आपका, और ये 2019 में हुआ था आपका एग्ज़ाम। ओके, और अब 2021 का एग्ज़ाम है जो कि आपका मार्च और अप्रैल कभी भी 2022 में हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या है कि ओनली थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को बस ऐसे ही देख लेंगे। अब ये जैसे इसमें इंजीनियरिंग मैथ का बेसिक भी पूछ लेता है। ओके, तो मैट्रिक्स का पूछा है, और यहाँ पे ये आपका सही है। इसमें अगर वैल्यू भी रखेंगे आइगन वैल्यूज़ की -2 और -3, तो वो आपका इसको सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगी। ओके, तो फिर यही वाली इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाना है, FVT लगाना है। ओके, और उसकी मदद से इस यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू आपका क्या दे देगा, s को 0 रख देंगे और यहाँ पे s मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये s मल्टीप्लाई करेंगे 7s + 9 है, और ये आपका s और s + 5 है, और s को 0 रखेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम में t को इन्फिनिटी और s को 0 रखते हैं, तो ये इससे कट गया, s को 0 रखेंगे तो ये 9/5 बच गया आपका, तो ये डायरेक्ट यहाँ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ फेज लीड कंपेंसेटर। ओके, कंट्रोल सिस्टम के अंदर का क्वेश्चन है ये, कंट्रोल सिस्टम के अंदर का क्वेश्चन है ये। ओके, तो फेज लीड कंपेंसेटर की बात कर रहा है, तो उसका इफेक्ट फेज मार्जिन पे आपका क्या होगा, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा फेज मार्जिन का। तो यहाँ पे लीड जो शब्द है, कंपेंसेटर कैसा लीड टाइप का, तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा फेज मार्जिन का इससे। ओके, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फेज मार्जिन है, उसके फेज मार्जिन का आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा अगर आप एक फेज लीड कंपेंसेटर टाइप, मतलब फेज लीड टाइप का कंपेंसेटर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट में आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है 64 इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी आपका इक्वल है, तो 1/64 और 64 टाइम्स करेंगे तो वो 1 दे देगा, और हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 ही होनी चाहिए। फाइंड द इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच आउटकम। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। इन्फॉर्मेशन आपका होता है आपका log 2 और आपका 1/pi के इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी, और log बेस 2 में आप इसको करते हैं तो ये आपका इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब इसी को आप लगाएंगे, और आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये भी जो भी नंबर है आपका डिनोमिनेटर में, आप इसको 2 की पावर में लिखो। 2 की पावर में जितनी भी बिट आएगी उतनी ही बिट आपका वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करने के हिसाब से देखेंगे तो 1/pi क्या हो जाएगा, ये 1/64 है, इसका रेसिप्रोकल 64, तो ये log 2 और 64 इसको आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, आपको 6 बिट्स दे देगा, क्योंकि ये log बेस 2 है, ये log 64 बेस 10/log 2 हो जाएगा, और फिर वो सॉल्व करके आपका ये 6 आ जाएगा। मतलब 2 की पावर में कितना है आपका 6, तब 64 बनेगा, तो यही वाली बात। ओके, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन का ईजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट पूछ रहा है कि द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ द साइनसोइडल, आपका सिग्नल ये दिया है। ओके, ये दिया है a cos आपका ω_t + phi और इज r टाउ। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तो ये दिया है, इस सिग्नल का दिया है कि इस सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपका r टाउ है। ओके, देन r0 इज गिवन बाई इन टर्म्स ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो r0 आपको निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, PSD जो आपका S(f) करके लिखते हैं, उसके टर्म्स में r0 आप निकालेंगे तो आपका ये फॉर्मूला ठीक होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा था और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ साइनसोइडल सिग्नल, सेम वही सिग्नल है, उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अब पूछ रहा है। ऊपर आपसे क्या पूछ रहा था, ऊपर आपसे r0 पूछ रहा था इन टर्म्स ऑफ SF, यहाँ पे सिर्फ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पूछ रहा है डायरेक्ट। ओके, तो वो आपको बताना है, r टाउ हो जाएगा आपका a² / 2 × cos ω0t। उसके बाद यहाँ पे आता है इफ द कोवेरियंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y, कोवेरियंस की बात कर रहा है। ओके, एक साथ जो उनका म्यूचुअल होगा कि कौन किस पे x कितना y पे डिपेंडेंट है, y कितना x पे डिपेंडेंट है, वो बताता है कोवेरियंस। द कोरिलेशन कोफिशिएंट, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है, वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ आपका यही जो ये कोवेरियंस है, तो ये आपका μxy, और इसको जब डिवाइड कर देंगे आप इनके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये आपका ये ऐसे करके हो जाएगा। ओके, तो μxy ये सिग्मा x और सिग्मा y, तो यहाँ पे कोई भी ln कुछ नहीं होगा, और आपका μxy ऊपर रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ρxy जो है ये फिर इस तरीके से लिखा ये। ओके, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, पर रैंडम वेरिएबल प्रोसेस से ही है। फिर आता है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द सिस्टम इन द राइट हाफ ऑफ S प्लेन ऑफ द सिस्टम,
तो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसके कोफिशिएंट लिखिए 1 2 6 8 12, ये कोफिशिएंट है, आप टेबल बनाओ और ये आपका क्योंकि S4 है, S4 S3 S2 S1 S0, और यहाँ पे आप इन कोफिशिएंट्स को लिखना शुरू करो। तो आपका 1 6 और आपका 12, यहाँ पे आपका 2 और 8, फिर आप सॉल्व कर लो। ये आपको क्या दे देगा इस जगह पे 2 6 12 माइनस 8/2, ये आपको दे देगा 2, यहाँ पे 2 आ गया। फिर आप इसी तरीके से यहाँ निकालो और बाकी चेक करोगे तो यहाँ पे कितनी बार नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू जितने भी साइन चेंजेस होंगे इस वाले आपके कॉलम में, उतना ही मतलब आपका राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आपके पोल होंगे, जितनी बार भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा, उस नेगेटिव टर्म की वजह से 2 बार साइन चेंज हो रहा है। कैसे, एक बार तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, फिर इस नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा, तो 2 मतलब आपके 2 रूट्स जो होंगे वो आपके राइट हाफ में होंगे। ओके, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आता है द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम प्रोसेस xt इज r tau। ओके, तो उसकी PSD क्या होगी, अब यहाँ पे PSD पूछ रहा है डायरेक्ट। ओके, वहाँ पे PSD के टर्म्स में इसको पूछ रहा था, r tau से r0 को पूछ रहा था PSD के टर्म्स में, यहाँ पे आपसे PSD पूछ रहा है। तो ऐसा आपका कुछ इस तरीके से होता है -∞ से इन्फिनिटी r tau, और ये एक्सपोनेंशियल आपका ये इस तरीके से है 2πf tau। ओके, ज़्यादा ये वैसा नहीं है। और विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ ये आपका है, ये एक्सपोनेंशियल में पूरी पावर में है, तो ये कुछ इस तरीके से है। वो उन्होंने इसको EXP करके लिख दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है पर बड़ा नहीं है। ओके, तो ये आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि सीरीज सर्किट में 3 रेजिस्टेंसेस है 2 4 6 कनेक्टेड टू 12 वोल्ट DC सप्लाई, द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज। तो इस पर आपका वोल्टेज कितना होगा, तो पहले आप करंट निकाल लो, और करंट निकाल लो, करंट कितना हो जाएगा ये अपन तीनों सीरीज में, तो 6 4 10 12 1 एम्पियर करंट है। जब 1 एम्पियर करंट है तो इस पर वोल्टेज भी 4 वोल्ट होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका y ट्रिपल डैश दिया है, फिर 6y डबल डैश दिया है, फिर आपका 6y डैश, y ट्रिपल डैश मतलब d3y/dx, ये d3x/dy3। ओके, dx/dy, तो ये इस तरीके से हो गया। फिर आपका 6y है और 6u के इक्वल है, तो इसमें से क्या करेंगे आप y/x को निकालेंगे अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए आप ये मान लो कि ये 6 तो ऊपर रह गया, अब ये पूरा इसके जो कोफिशिएंट है वो कुछ इस तरीके से नीचे जाएंगे। आपको यहाँ मैच करना है क्योंकि ऑलरेडी वो आंसर तो खुद ही दे देते हैं, बस कुछ कुछ वैल्यूज़ का अंतर है। जैसे यहाँ पे ये गेन, तो आपके ये 8 और 5 वाली तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तो कहीं से आएगा नहीं, इधर क्या है 6u है आपका, 6u की वजह से ऊपर 6 ही आएगा। अब या तो A हो सकता है या B हो सकता है, जब आपका C और D होगा नहीं। अब आप इसमें ये चेक करेंगे नीचे इसमें डिनोमिनेटर में क्या चीज़ें दी हैं। ओके, डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, जब आप डिनोमिनेटर में चेक कर रहे हैं तो शुरू की ये 3 टर्म दोनों में सेम है। अब बचा के ये 16 और ये 6, अब आपको ये सॉल्व करना है, या तो आप इसको पूरे को सॉल्व करो, आप पूरे को सॉल्व करो, ओके, या आप इसमें से चेक करो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपका 16 कहीं से नहीं आएगा, देखो यहाँ से आपका 1 आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से 11 आ रहा है और यहाँ से 6 आएगा फिर से। तो देखो 1 और यहाँ पे 6 और 11 और फिर से 6, तो 16 कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। इस तरीके से चेक करेंगे क्योंकि इसमें टाइम बचाना होता है। फिर आपका आया कि यूजिंग अ माइक्रो एम्पेयर 741 ओपैम, मतलब सीधे से ओपैम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर आपका लो पास फिल्टर को डिज़ाइन किया है टू हैव अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपके 1 किलोहर्ट्ज़ है। तो कैपेसिटेंस यूज़ भी बता दिया है आपका 1 नैनो फैरेड। आपसे आर पूछा है लो पास फिल्टर में, आपको अगर ये दोनों चीज़ दी हो आपसे आर पूछा है, मतलब कुल मिला के एफ का फॉर्मूला आर और सी के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। उससे आप एफ पता है, सी पता है, आर निकाल सकते हैं। तो आर आपका इतना किलो ओम आ जाएगा। फिर यहाँ पे 13 में बात कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस। ओके, वेलोसिटी आपका फ्री स्पेस में ये कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब आपका सी का किसके टर्म में होता है, तो रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, दोनों की आपकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो बोलते हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट वाली, ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी। ओके, और यहाँ पे चारों देखो, चारों ऑप्शन फिर एक जैसे हैं। आपको कैसे सॉल्व करके लाना है, आपको ये सॉल्व करके लाना है कि इनमें से क्या क्या गलत है। तो एक तो 1/में होता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, और ये रूट एप्सिलॉन/म्यू नहीं होता, 1/, दोनों ही नीचे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो आपको ये याद रहेगा, तो आप डायरेक्ट डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ई आपको दिया है और एच आपको पूछा है। ओके, तो ई और एच के रिलेशन से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गया।
उसके बाद और आगे चलते हैं 15 पे आते हैं। सिंगल स्टेज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के पास आपको RF दिया है, R1 दिया है, टू सच स्टेज आर कैस्केडेड फाइंड द मिड फ्रिक्वेंसी गेन। अगर वो कह रहा है कि 2 ऐसी स्टेज को हमने कैस्केड कर दिया, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनालॉग का प्योर एनालॉग का क्वेश्चन हो गया। 2 ऐसी स्टेज को कैस्केड कर दिया जिनका RF और R1 की ये वैल्यूज थी, तो अब हमारा फाइनल गेन कितना होगा। ओके, तो इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर जाके पॉज करके देख लें, इसको जरूर, इसका सोल्यूशन जरूर देखेंगे। फिर आता है फॉर अ सिस्टम विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपको दिया है, इसको स्टेबल होना है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसको स्टेबल होने के लिए आप ये फिर से वही करो, S4 S³ S² S1 S0 और यहाँ पे 1 6 K और आपका 2 4। अब आप सॉल्व करो और यहाँ पे जो भी कुछ के टर्म में आएगा, जैसे ये तो आ गया आपका 6 दूनी 12 - 4 8/2 4, ये आपका 4 आ गया। फिर आप इसको सॉल्व करो, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका के ही आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे सॉल्व करो, ओके, ये S1 में, तो ये आपका इससे 16 - 2K, ये आ जाएगा 16 - 2K/4। ओके, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 8 - K/4। अब ये आपका, क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए तो ये आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो आपका 8 - K 0 से बड़ा, या फिर बोलें तो K आपका 8 से छोटा। इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो देखो डायरेक्ट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बात आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt xj ओमेगा है, तो x ऑफ t - t0 का फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आपने यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग करी है तो आप e और ये आपका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मल्टीप्लाई होगा वो हमें बताना है, तो e - j ओमेगा t0। ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे x ऑफ j ओमेगा तो रहेगा ही, ये तो ऑलरेडी रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, तो फिर ये पहला और तीसरा ऑप्शन तो गलत है, इसमें j t0 और j ओमेगा t0 कर दिया है। और दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि e हमारा माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये t - t0 है, माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वजह से आपका ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पूछी थी, नॉर्मली ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं कि फॉर अ कॉमन सोर्स, ठीक है, मॉसफेट एम्पलीफायर की व्हाट इज द इनपुट कैपेसिटेंस सी इन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, CGS की वैल्यू दी है, CGD की वैल्यू दी है, AV की वैल्यू दी है, तो ये आपका मॉसफेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे CN का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको भी जाके देखेंगे इसका क्या सॉल्यूशन होगा। बाकी बात करते हैं, द अटेन्यूएशन कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज, आपको 400 पर सेंटीमीटर दिया है, स्किन डेप्थ पूछे, तो यहाँ पे अटेन्यूएशन कांस्टेंट के फॉर्म में स्किन डेप्थ का आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपका जो स्किन डेप्थ होता है वो नॉर्मली बोले तो आपका रेसिप्रोकल का, सॉरी, अटेन्यूएशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। ये क्वेश्चन आपका UP RV UNL में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो ये डायरेक्ट रेसिप्रोकल होता है, बस और कुछ भी नहीं। ये स्किन डेप्थ है, तो स्किन डेप्थ आपको निकालनी है, तो 1/400 आप ये जो पर सेंटीमीटर है वो आपका जाके ऊपर वो सेंटीमीटर बन जाएगा, बट सेंटीमीटर को बाद में mm में भी चेंज किया है, तो mm में चेंज करने के लिए फिर वही किया कि यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज़ डाली हुई हैं, ओके, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये जो mm में आंसर है तो आपका सेंटीमीटर पर mm बन जाएगा, तो ये आपका क्या दे देगा, आपको ये दे देगा 10/2 2.5 mm। ओके, तो केवल रेसिप्रोकल करना था और कुछ भी नहीं करना था, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट थोड़ा अलग है, EMT का क्वेश्चन है। स्किन डेप्थ और अटेन्यूएशन कांस्टेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या केवल रेसिप्रोकल के इक्वल हो गया उनका फॉर्मूला। यहाँ पे पोल्स पूछे हैं, पोल्स क्या होते हैं, पोल्स आपके नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले जीरोज होते हैं, तो S = C, D आपके पोल्स हो गए। इस क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फॉर अ वाइड एडिटिव गॉसियन चैनल द चैनल बैंडविड्थ इज, बैंडविड्थ आपको दी है 100 मेगाहर्ट्ज। ओके, 100 मेगाहर्ट्ज आपको बैंडविड्थ दी है। S/N पावर रेशियो आपसे वो भी दिया है 40 dB। फाइंड द चैनल कैपेसिटी आपको निकालनी है। ओके, तो चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, ये चैनल कैपेसिटी जो आपका C होता है, तो ये आपका इक्वल टू बैंडविड्थ और log बेस 2 और यहाँ पे आपका 1 + S/N, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो इस फॉर्म में आपका होता है चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला। ओके, अब इसमें आप लगाएंगे, बैंडविड्थ आपको दी है, ओके, 100 log 2 और फिर 1 + ये 40 dB, पर इसको आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो को चेंज करेंगे और उसके बाद जब सॉल्व करके पूरा लाएंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको log बेस 2 और 1 + ये जो आपको 40 dB है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरे को। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि द नाइस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर का नाइस कॉम्प्लीमेंट निकालना देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसका जो हाईएस्ट बेस है आपको उससे इसको
हाईएस्ट जो पॉसिबल वैल्यू है उससे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे इसको आप सब्ट्रैक्ट करो। अब इसमें लॉजिक क्या लगता है, देखो एक चीज़ समझने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें ये क्या है, अगर वो कहे कि आपका 8 मतलब एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है और उसका आप 8th कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट भी निकल सकता है। 8th कॉम्प्लीमेंट का मतलब हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट, तो आप उस कोई भी नंबर है जैसे आपका 223, 38 और ये आपका ऑक्टल नंबर है, ओके। तो आप इसको 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि वह उसका हाईएस्ट नंबर है। पहली बात ये होगा नहीं 238 क्योंकि ऑक्टल का हाईएस्ट नंबर 7 हो सकता है, 0 से 7 तक आपका ऑक्टल हो सकता है। तो जब आप करोगे ये जो आंसर आएगा ये इसका क्या होगा, 8th कॉम्प्लीमेंट होगा, उसको कहते 8th कॉम्प्लीमेंट है, ओके। फिर आप इसमें 7th कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो, जैसे आप 1st कॉम्प्लीमेंट और 2th कॉम्प्लीमेंट को निकालते हो। तो यहाँ पे देखते हैं हमको यहाँ पे क्या निकालना है, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या होगा, 10th कॉम्प्लीमेंट। ये अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। तो ये आपका 3, ये 1 और ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। तो यही आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ओके। ये आपका आंसर आ गया। तो फिर ये आपका 9th कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ओके। 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर इसमें आप इसको मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा, 9th और 10th या फिर 8th कॉम्प्लीमेंट, इस सब में क्या है आपका 9th कॉम्प्लीमेंट जो पूछा वो आपका डायरेक्ट होगा। आप हाईएस्ट, ये जो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 0 से 9, तो 9 है। तो 9 से सबको सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आंसर आएगा आपका 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्मा दिया है और ई की वैल्यू दी है और कंडक्शन करंट जे पूछा है, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। तो जे पूछा है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, जे इक्वल टू सिग्मा ई जो हमारा फार्मूला होता है बहुत कॉमन फार्मूला, वो यहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ए, और ये इसका क्या मतलब होता है, ए डैश, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। फाइंड, ये 0 के इक्वल है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप चेक कर लो एक एक करके। 1 1 लगाओ, ये 1 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका क्योंकि ए 1 है तो ये 1 और 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 दे देगा, तो ये गलत है। दूसरा वाला लगाओ 1 0, तो ये इसमें 1 लगा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 लगा रहे हैं तो ये भी 0 देगा, तो ये आपका सही दे देगा, ओके। उसके बाद 2n वेरिएबल के मैप की अगर बात करें तो उसके 2 की पावर 2n, ओके। ये 2 की पावर n है, ये याद रखेंगे, ये 2 की पावर में n है, तो इसके इक्वल होता है इतने आपके सेल्स यहाँ पे होंगे। 2n वेरिएबल के मैप पे इतने सेल्स होंगे, ओके। तो ये 2n वेरिएबल के मैप की बात होगी जिसमें कि 2 की पावर n सेल्स होते हैं। आगे चलते हैं आप। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ मेनी बिट्स आर कंपेयर्ड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कितनी बिट्स को, 4 बिट्स को आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब पैरेलल का मतलब एट अ टाइम, मतलब एक ही समय में आप 4 बिट्स को कंपेयर कर सकते हो। 1, ठीक है, कौन सी आपकी 74LS85 की आपकी चिप है। तो इस चिप के बारे में बात हो रही है कि ये आपकी जो चिप है ये आपके कितने बिट्स को एक बार में कंपेयर करवा सकती है। तो 4 बिट्स इन पैरेलल आपका कंपेयर करवा सकती है, ओके, 4 बिट्स। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, लोड रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड है, ओके। मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे वही बात है कि RL इक्वल टू RS, जो आपका MPT मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट होता है कि मैक्सिमम पावर चाहिए आपको, तो आपका जो RL है वो RS के इक्वल होना चाहिए। तो 5 ये है तो 5 ये होगा। उसके बाद आता है फेयर डाइज इज रोल्ड वंस, ओके। प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी का क्वेश्चन है, एंट्रोपी को आप H से डिनोट करते हो, तो ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे फॉर्मूला एंट्रोपी का लगा देंगे। तो एंट्रोपी हमें निकालनी है ऑफ द आउटकम्स की। एक फेयर डाई को रोल्ड 1 क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी लग रही है। रोल्ड 1 का मतलब या फिर 1 आपका आउटकम में आ रहा है, जैसे ये 1 आ गया, ये मान लो इधर 2 है और इस तरीके से ये 1 आ गया। तो इसमें क्या है कि मेन एंट्रोपी का फॉर्मूला जाके रिवाइज करना है, एंट्रोपी का फॉर्मूला जो भी होता है तो उसको यहाँ पे लगाना है हमें। उसके बाद आता है हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर इन के मैप टू सॉल्व 4 वेरिएबल, ठीक है। 4 वेरिएबल का के मैप अगर आपको बनाना है तो आपको सबको पता है कि आपको ऐसे स्क्वायर करके और आपका 4 चौक 16 बनेंगे, तो इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू फिर से पूछ रहा है ऑफ xt वो यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज, इसका आपको इनिशियल वैल्यू बतानी है,
ओके, तो इसमें पहले तो s मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5s प्लस 10 और आपका s प्लस 4, और यहाँ पे s को आप क्या रखेंगे, इन्फिनाइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल वैल्यू का मतलब t इक्वल टू 0 होता है, t इक्वल टू 0 का मतलब हो जाता है s इक्वल टू इन्फिनाइट। आपका s से s गया, s को इन्फिनाइट रखेंगे तो इसके लिए आपको s कॉमन लेना पड़ेगा। आपने s कॉमन लिया तो ये आ गया आपका 5 प्लस 10 अपॉन s, और ऐसे नीचे आपने s कॉमन लिया तो ये आ गया आपका 1 प्लस 4 अपॉन s। जब आपने ये लिया तो ये s से s गया, इसमें s को इन्फिनाइट रख दो, तो जब आप s को इन्फिनाइट रखेंगे और ये 10 अपॉन s है, ये आपका क्या बन जाएगा 10 अपॉन इन्फिनाइट, ये क्या दे देगा 0। तो ये टर्म आपके किसी काम की नहीं बचे, केवल क्या बचा 5 बच गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट निकालनी है और आई नॉट हमको दी है, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे निकालनी है और इतने टेम्परेचर पे आपको आई नॉट दी है। तो यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे सिलिकॉन वेफर की बात हो रही है कि डोप्ड विद इतने से डोपिंग करिए आपने, एनडी आपका ये दे दिया मान लो। ओके, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम होल, ठीक है, एन डी की जगह एन ए है क्योंकि ये पी है और होल की बात हो रही है, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन पी नॉट, ठीक है, आपको निकालना है एट 300 केल्विन। अज्यूम एन आई आपको दे दिया और उन्होंने बोल दिया है कि एन डी जो आपका है, इसको उन्होंने एन डी ही बोला है। ओके, एन डी आपका एन आई से बहुत ज़्यादा बड़ा है, एन आई आपको गिवन है, पी नॉट आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी नॉट इंटू एन डी किसके इक्वल हो गया, एन आई स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो आप जब ये करेंगे तो पी नॉट निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, एन आई का स्क्वायर और अपॉन इस एन डी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जो वैल्यूज दी हैं उसी का इस्तेमाल करके आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है 4 बिट एक्सेस 3, ये एक्सेस 3 है, पैरेलल एडर नीड्स, तो उसको कितने चाहिए होंगे, डैश 4 बिट पैरेलल एडर आईसी। तो ये आपका 4 बिट पैरेलल एडर आईसी है। ओके, ये एक आईसी के बारे में बात हो रही है, चलो ठीक है आईसी है, तो कितनी ऐसी आईसी चाहिए होंगी हमें ये बताना है। ओके, ये एक 4 बिट पैरेलल एडर आईसी है और आपको अब 4 बिट एक्सेस 3 पैरेलल एडर बनाना है, 4 बिट का ही बनाना है, ये भी 4 बिट की है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक्सेस 3। ओके, तो एक्सेस 3 पैरेलल एडर बनाने के लिए ऐसे आपको 2 आईसी चाहिए होंगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि ये भी 4 बिट ही है और ये भी 4 बिट का ही हम बना रहे हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है, ये एक्सेस 3 टाइप का बना रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 गुने हमें यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको एक 0011 को भी बाद में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सेस 3 कर रहे हो। ये 3 जो है 3 का ये बाइनरी फॉर्म है, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 12 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर नीड्स हाउ मेनी फुल एडर, एक 12 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो जितने बिट का है उतनी आपको, ये फुल एडर की बात हो रही है, तो 12 ही आपको फुल एडर यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आता है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू बिल्ड अ मॉडुलो 4 काउंटर। मॉडुलो 4 काउंटर मतलब आपको जो स्टेट्स काउंट करनी है, 14 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स को आप 2 की पावर समथिंग के इक्वल रखो, जो कि इससे आपका ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है, तो इसमें कम से कम आपको 4 तो रखना ही पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अगर आप 3 रख देंगे 3 का मतलब कि 3 आप फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, ये जितने नंबर ऑफ बिट्स उतना फ्लिप फ्लॉप, तो आप 8 काउंट, मैक्सिमम 8 ही आप स्टेट्स को काउंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको 14 या 14 से मैक्सिमम हम 15 स्टेट्स या फिर 16 स्टेट्स तक भी जा सकते हैं, तो आपको इसके लिए 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो 4 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है कि 3 + 4i आपका है, द इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ अ पावर सोर्स दिया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, अकर्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, आपका ZS के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, जो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, और अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था, ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। MPT में जब आप इसको लगाते हैं, जब आप इंटरनल इम्पिडेंस की बात करते हैं, ओके, तो जहाँ पे जैसे 3 + 4i या फिर J के फॉर्म में है, तो वहाँ पे आप कॉन्जुगेट के इक्वल रखेंगे। नॉर्मली अगर बात करेंगे R की, तो RL आपका RS के इक्वल हो जाएगा, बट इम्पिडेंस की बात करेंगे तो कॉन्जुगेट, और इसका ही इक्वल वैल्यू बट उसके कॉन्जुगेट के इक्वल वैल्यू, तो ये आपका 3 - 4i हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको रैंक बतानी है मैट्रिक्स की। ओके, तो देखो आप इसमें कितनी आपकी जीरो हो सकती हैं, उसको देख लो, रो को। अगर आप इसमें क्या करो, इसमें आप इसको ऐड कर दो और 2 टाइम्स करके ऐड कर दो पहली वाली रो में, जैसे -2 और ये 4 है और ये 6 है, हाँ ये -6 है। इसमें क्या करो आप R1 में R1 + 2 टाइम्स R2 ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, -2, ये 1 है, ये 2 ऐड हो जाएगा, ये 4 के संग ये -4 ऐड हो जाएगा, और ये 6 के संग +6 ऐड हो जाएगा, 3 × 6,
तो सारे जीरो हो गए, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया, ये 1 -2 3। अब इसको इंटरचेंज कर दो तो आपका 1 -2 3 0 0 0। अब ये और इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, तो इसकी क्या रैंक बच जाएगी, क्योंकि एक तो आपकी ये जीरो हो गई रो। ओके, रैंक निकालने का फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, तभी सॉल्व कर सकते हैं। जीरो हो गई, केवल एक रो बची, तो एक रैंक हो गई, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, 6 तो कम ही नहीं हो सकती, 4 भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका कितने है, ये 2x3, 3 कॉलम और 2 रो, 2x3 की मैट्रिक्स है, तो 4 और 6 तो कभी हो ही नहीं सकती है। फिर बात आ रही है बाइनरी नंबर सिस्टम विल हैव 2n बिट्स है, ऑल ऑफ विच आर वंस हैज द वैल्यू, ऑल ऑफ विच आर वंस हैज द वैल्यू। ओके, ये कह रहा है कि अब बाइनरी नंबर सिस्टम विद 2n बिट्स, उसमें सारी की बिट्स सारी 2n है और जिसमें से सारी के सारी बिट्स आपकी वंस हैं। ओके, वंस है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। काफ़ी अलग तरीके का क्वेश्चन है, मतलब 2n बिट है, 2n बिट है मतलब कि आपका n, मान लो मैंने कहा n 3 है, तो आपकी 6 बिट्स हैं, और ऑल ऑफ विच आर वंस, सारी की सारी 1 है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। या और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। छोटा एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि आपने इसको ले लिया 1। ओके, तो ये आपका 2 × 1 कितना हो गया, 2 बिट्स हो गई। 2 बिट्स का मतलब कि दोनों 1 1 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वो कह रहा है कि ऑल ऑफ विच आर 1, सारी की सारी आपकी 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ओके, अब इसी को आप इन चारों फॉर्मूलों में लगा के देख लो। आप n की जगह 1 रख दो, है ना, जो सब्स्टिट्यूशन हमने इधर किया है वही सब्स्टिट्यूशन इधर करेंगे। जैसे कि इसमें 1 रख के देखते हैं, तो ये क्या दे देगा 2 × और 2 की पावर 1 - 1 0, तो 2 की पावर 0 1, ये तो दे देगा 2, जबकि आंसर आ रहा है आपका 3, तो ये गलत हो गया। ओके, इसमें रख के देखते हैं, ये 2 की पावर × 1 और +1, तो ये 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 1 + 1 5, तो ये भी गलत हो गया। ये 2 की पावर 2 × n, इसमें n को 1 रखो, ये कितना दे देगा 4, ये भी गलत हो गया। अब देखो इसमें देखो ये 4 - 1, तो आपका एक यही ऑप्शन ठीक होगा। तो देखो क्वेश्चन ये लग कैसा रहा था कि कितना अलग तरीके का क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो ये आपका 2 की पावर n - 1। अब इसमें आप एक और करके देख लो, चलो ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है पर फिर भी ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा है। इसमें आप n को 2 रख के देखो, तो इसका मतलब 4 बिट हो गई और चारों की चारों आपकी 1 1 1 1 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू 1 और 2 और 4 और 8, तो ये आपकी कितनी होगी 8 4 12 तो 14 1 15, ये 15 वैल्यू हो गई। ओके, वैसे भी आपका 4 बिट आपका 0 से 15 तक होता है। अब आप इस वाले केस में रख के देखो n को 2, तो ये आपका क्या हो गया 2 की पावर 2 × 2 और -1, तो ये क्या हो गया आपका 16 - 1, ये क्या हो गया 15। देखो आपका ये वेरीफाई भी हो गया कि ये आपको 15 वैल्यू, यहाँ पे भी 15 वैल्यू दे रहा है, तो ये आपका ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आपका फर्स्ट ऑर्डर और आरसी लो पास फिल्टर है। ठीक है, आरसी और एलपीएफ है, इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको किसके इक्वल होगा 1/1 + SRC के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पोल में वैल्यू होगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और ऑल पास फिल्टर, इनके ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 1/1 + SRC फिर VSW आर वोल्टेज टर्निंग वेव रेशियो आपका सिंपल से Vmax/Vin के इक्वल होता है, उसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारे तो कुछ भी नहीं, और Vmin ऊपर नहीं होगा, Vmax ऊपर होगा, ये याद रखेंगे। फिर आता है द पोल्स ऑफ एन ऑसिलेटर आर, एक ऑसिलेटर के पोल हमारे कहाँ होते हैं, हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हमारे जो पोल्स है ऑसिलेटर के हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं। उसके बाद आता है कि 7,4 हेमिंग कोड्स कंटेन, इसके अंदर कितनी पैरिटी बिट होती है, तो इतना तो सबको पता होना चाहिए। 7 आपकी टोटल बिट्स हैं, 4 आपकी एक्चुअल बिट्स थी, हमने इसमें 3 अलग से डाली हैं, वो तीनों को ही हम क्या कहते हैं, पैरिटी बिट्स कहते हैं। तो इसके अंदर 3 पैरिटी बिट्स होंगी। उसके बाद आता है कि इन ओपन वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है, वीन ब्रिज ऑसिलेटर की बात हो रही है, 2 पेयर्स ऑफ RC, ठीक है, 2 पेयर का मतलब है कि आपका R1 R2 है और C1 C2 है, कि आर यूज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपका 200 किलोहर्ट्ज है, इफ द वैल्यू ऑफ C इज 10 पिकोफैराड द वैल्यू ऑफ R, और 2 पेयर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो इक्वल वैल्यू यूज करते हैं, R1 R2 की वैल्यू और एट द सेम टाइम C1 C2 की वैल्यू इक्वल है। तो देखो इसको आप RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी बोल सकते हो। तो ये आपका F0 हो जाएगा 1/2 पाई और RC, और यहाँ से आप F0 आपको दिया है, 2 पाई आपको पता है, C आपको पता है, यहाँ से आप R निकाल सकते हैं। ओके, अब
यहाँ पे रूट क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे तो रूट होता था, ठीक है, 1/2π√RC, बट क्योंकि यहाँ पेयर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R1 R2 C1 C2, और दोनों सेम वैल्यू के हैं तो ये क्या हो जाएगा R² और C², और ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है आपका फॉर्मूले में फ्रिक्वेंसी की। 1/2πRC ये आपका किसका होता है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का। उसके बाद आ रही है कि दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई हैं, टोटली अनकोरिलेटेड है, बिल्कुल मतलब उनमें रिलेशन नहीं है, और ये आपका कोरिलेशन का ही फॉर्मूला की बात कर रहा है, रो एक्स वाई। तो जब वो अनकोरिलेटेड है तो उनकी वैल्यू रो को एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एक्स वाई की 0 हो जाएगी। यहाँ पे सीधा सा लॉजिक लगा है और कुछ भी नहीं है। ओके, अनकोरिलेटेड है तो वैल्यू 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ कॉमन ड्रेन CD मॉसफेट एम्पलीफायर विद अ वोल्टेज डिवाइडर बाइस, ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू आपसे दी हुई है, द ZI की वैल्यू आपको बतानी है।